नाउ वील बी डिस्कसिंग दैट हाउ वी कैन मेक अ न्यूट्रल बॉडी चार्ज्ड। अब हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हैं। वन इज कंडक्शन, अनदर इज फ्रिक्शन एंड थर्ड इज इंडक्शन। फ्रिक्शन वाला तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि किसी बॉडी को पॉजिटिव करना है तो हमने क्या कहा था कि आप एक रॉड लो, उसको वूल के साथ रब करो, या आप ग्लास रॉड लो, उसको सिल्क के साथ रब करो। तो रबिंग से क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या आती है? हीट। हीट आने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में चल जाते हैं। जहाँ से निकलेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिधर जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज योर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मतलब है कि आप एक कंडक्टर है जो न्यूट्रल है, उसको चार्ज करोगे बाय टचिंग इट विद अनदर चार्ज कंडक्टर। एक न्यूट्रल कंडक्टर को एक चार्ज्ड कंडक्टर के साथ टच करके आप उस न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज कर दोगे। दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जब हम एक कंडक्टर को फिजिकली टच करके उसको चार्ज करते हैं तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मेरे पास ये दो कंडक्टर्स हैं ए एंड बी। तो ये जो ए और बी, ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। अगेन अब वर्ड्स का ध्यान रखना है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। मैं क्या कह रहा हूँ? ए और बी दोनों कंडक्टर्स हैं। हाँ, ये जो मेरे को नज़र आ रहा है ये मेरा इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है। ऐसे ही ये कंडक्टर है और ये जो नज़र आ रहा है ये इंसुलेटिंग हैंडल है। इंसुलेटिंग हैंडल, हैंडल का मतलब ये है कि देखो, अगर मैंने इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, तो मैं इसको हैंडल से पकड़ूंगा क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी कंडक्टिंग है। मेरी बॉडी कंडक्टिंग है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टिंग है। ये लेटर से एक बॉडी है, ये चार्ज्ड है, ये बॉडी चार्ज्ड है। और अगर मैंने इस चार्ज बॉडी को अपने हाथ से पकड़ा तो वो चार्ज यहाँ से मेरे हाथों में चला जाएगा। क्यों? अभी हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब कंडक्टर को अगर आप एक चार्ज के साथ टच करोगे तो वो कंडक्टर चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये इसका मतलब मैं नहीं चाहता कि चार्ज मेरी बॉडी में जाए, तो मैं हमेशा जहां से पकड़ूंगा वो कंडक्टिंग साइड नहीं होगी, वो इंसुलेटिंग साइड होगी। तो ये जो है ये आपका इंसुलेटिंग हैंडल है। अच्छा, अब हमारे पास ए और बी ये दो कंडक्टर्स हैं। हमने क्या किया, ये जो बी है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, और इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो ये जो बी है इसका लेटेस्ट से मैंने इसमें से 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अगर 5000 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका चार्ज कितना हो गया? प्लस 5000 डी। तो इसका चार्ज प्लस 5000 डी हो गया। और ये जो ए है ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो ये जो बी है ये अभी पॉजिटिव है और ए जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। और बी को कैसे पॉजिटिव किया? इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो पॉजिटिव हो गया। अब मैंने क्या किया, ये जो गिवन बी है इस बी को मैंने जाके ए के साथ टच किया। अब जब मैं इनको टच करूंगा तो दैट इज कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ए जो है, ए के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव उनको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। और जब पॉजिटिव उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हम क्या नोटिस करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी में जाएंगे। मतलब हम क्या नोटिस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए से बी में जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ए में से निकलेंगे, लेटर से ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ए का चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस सी। इसमें से सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कितना हो जाएगा? प्लस 10 ही। लेटर से इसमें से जस्ट समझाने के लिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ए का जो अब चार्ज है वो कितना हो गया? प्लस 1000 ही। और वो 1000 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए। तो जब 1000 इलेक्ट्रॉन्स इसमें गए तो इसमें पहले कितना चार्ज था? ये इतना चार्ज था। और 1000 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए तो अब इसका चार्ज कितना रह गया? प्लस 4000 ही। तो इसका मतलब कि आपका ये जो बी है उसका अब चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस 4000 ही। अच्छा, इनिशियली देखो, टच करने से पहले ये चार्ज था, टच करने के बाद देखो ए का चार्ज न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, ए का चार्ज न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, बी अभी भी पॉजिटिव है पर उसका अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो गया।
और अगर देखो मैं इन दोनों को ऐड करूं, ये देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो अभी भी आंसर इन दोनों को ऐड करो सेम आ रहा है। टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे में चला गया, बी से पॉजिटिव चार्ज निकल के ए में चला गया, या ए से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बी में आ गए, क्योंकि अभी भी मैंने क्या कहा था कि जिधर को पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके ऑपोजिट आएंगे। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये 5000 से कम होके यहाँ पे 5000 से कम होके यहाँ पे 1000 चार्ज आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव जिधर को जाएगा नेगेटिव हमेशा उसके ऑपोजिट जाएगा, और जब नेगेटिव उसके ऑपोजिट जाएगा तो ये इस तरीके से आपका जो ए है, जो पहले क्या था, पहले न्यूट्रल था, अब वो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो ए है इसका पॉजिटिव चार्ज कितना बढ़ेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव होता जा रहा है, बी की पॉजिटिव वैल्यू कम होती जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, ये ए पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव अब इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, और बी का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बी का पॉजिटिव ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पर एट द सेम टाइम अब ए भी तो पॉजिटिव हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। तो अब ए भी रोक रहा है कि इलेक्ट्रॉन ना जाए, और बी भी खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। अब जब ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल मतलब कितना वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी सेम हो जाएगी तो फिर ना इलेक्ट्रॉन ए से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा, तो फिर जो चार्ज ए पे है उतना ही रह जाएगा, जो चार्ज बी पे है उतना ही रह जाएगा, और दोनों का चार्ज सेम, और दोनों का चार्ज चेंज नहीं होगा, और दोनों का चार्ज अब चेंज नहीं करेगा। तो ये कब तक ऐसे चलेगा, कब तक ए का चार्ज बढ़ता जाएगा, कब तक बी का चार्ज कम होता जाएगा, ये तब तक होता जाएगा जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो चार्ज विल फ्लो बिटवीन ए एंड बी, चार्ज विल फ्लो between A and B until the electric potential of both become same. Until electric potential of both become same. जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज will flow from high potential to low potential. पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम सेम। तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हाँ जी, बात क्लियर है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और अगर मैं आपको कहूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो जिधर को पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये बात अब हमने याद रखनी है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, क्या कि इफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, अगर ए और बी दो हैं आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा, अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो उनका पोटेंशियल भी तब एक जैसा होगा जब उनके अंदर सब कुछ एक जैसा होगा। सब कुछ एक जैसा का मतलब जब उनके अंदर चार्ज भी सेम होगा। तो इसका मतलब कि अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो उनका पोटेंशियल कब सेम होगा, जब उनके अंदर चार्ज भी सेम होगा। तो इफ बोथ ए एंड बी आर आइडेंटिकल देन द पोटेंशियल विल बी सेम व्हेन देयर चार्ज इज सेम। पोटेंशियल कब सेम होगा, जब उनका चार्ज सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि इफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल देन द फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी विल बी सेम। देन
final charge, then final charge on A and B will be same. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं एक कंडक्टर न्यूट्रल है उसको एक चार्ज कंडक्टर के साथ टच करूंगा और वो दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता। तो अगर यहाँ पे ए और बी दोनों आइडेंटिकल है, अगर दोनों क्या है आइडेंटिकल है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता। तो अगर वो 5000 ई था तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये वैल्यू 2500 और ये वैल्यू भी 2500 नहीं होगी। ये तब तक होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं, पर ये सिर्फ तभी होगा जब दो बॉडीज आइडेंटिकल हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज का पोटेंशियल कब सेम होगा? आइडेंटिकल बॉडीज का पोटेंशियल कब सेम होगा? जब उनका चार्ज भी सेम होगा। अगर वो नॉट आइडेंटिकल है, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है, तो फिर उनके चार्जेस अलग अलग होंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो बॉडी के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। पोटेंशियल बॉडी के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। तो अगर शेप और साइज अलग अलग होगा तो हर बॉडी के पोटेंशियल की वैल्यू भी उस हिसाब से आएगी। तो दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, तो उनको टच करेंगे, चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता। पर अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा? अगेन जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात आ गई कि पोटेंशियल कब सेम होगा? जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता। तो ये बात हमने याद रखनी है, क्योंकि इस पॉइंट के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट इज योर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसी भी बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हैं तो हम फ्रिक्शन के हेल्प से भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेट अस से मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, एक इंसुलेटर है। तो अगर मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, फॉर एग्जांपल ग्लास, और हम क्या करते हैं, ये जो ग्लास है इसको हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं। अब मैंने क्या किया कि इतना पोर्शन सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास को रब किया, तो जितना मैंने हाईलाइट किया उतना पोर्शन मैंने, ये मेरे पास ग्लास रॉड है, सिल्क का क्लॉथ है, मैं उसको रब कर रहा हूँ। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि रबिंग जब करते हैं तो फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन के कारण हीट आती है, और जब हीट आती है तो वो जो हीट है उससे क्या होता है कि जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि जो ग्लास है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाएंगे? सिल्क क्लॉथ। और जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में आएंगे तो आपका जो ग्लास है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर हम नोटिस करेंगे कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ग्लास रॉड के ऊपर हम नोटिस करेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ उतने ही रीजन में आएगा जितने रीजन में आपने रबिंग की है, और वो जो चार्ज है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। का रीजन, ग्लास इज एन इंसुलेटर, और हमने लास्ट क्लास में कहा था कि इंसुलेटिंग बॉडी में जहां पे भी चार्ज आएगा वो वहीं रहेगा। तो हुआ क्या कि इतने रीजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जब निकल गए तो वो जगह पॉजिटिव हो गई, पर वो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा। तो ये स्टैटिक चार्ज है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। ऐसे ही अगर मैं रबड़ की रॉड लूं, और वो जो रबड़ रॉड है या एबनाइट रॉड, रबड़ रॉड या एबनाइट रॉड को मैं वूल या फर के साथ रब करूं, तो मैं वूल या फर के साथ रब करूं, और यहाँ पे मैंने जो रबिंग की है वो लेटे से इतने रीजन की है, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन के कारण हीट आएगी, और एटम जो है आउट ऑफ द टू सब्सटेंसेस में से कोई एक का एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा। यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि जो वूल है, वूल उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वूल में से इलेक्ट्रॉन निकल के रबड़ रॉड के ऊपर आएंगे, और जब वूल में से इलेक्ट्रॉन निकल के रबड़ रॉड पे आएंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि क्योंकि आपके रबड़ रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो रबड़ रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो कौन सा चार्ज होगा?
नेगेटिव, और जो आपका वूल है उस वूल पे जो चार्ज डेवलप होगा, वो जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो वूल के ऊपर आप क्या नोटिस करोगे कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो रबड़ रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव ऐसे ही स्टैटिक रहेगा क्योंकि रबड़ इज ऑल्सो इंसुलेटर, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज योर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें आप एक इंसुलेटिंग बॉडी है उसको आप क्या करोगे, रब करोगे विद सम अदर सुटेबल मटेरियल, और रबिंग से क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन से क्या होगा, एक मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मटेरियल में जाएंगे, जिसमें से निकलेंगे वो पॉजिटिव, जिसमें जाएंगे वो नेगेटिव। अब अगर ये जो रॉड है ये मेटल की रॉड होगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तो मैंने जो रॉड ली है वो नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, अगर वो कंडक्टिंग होगी तो फिर क्या होगा। तो अगर मैं एक मेटल रॉड लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपर की रॉड ले ली, और मैंने उसमें वो जो कॉपर का इतना पोर्शन मैंने रब किया, सिर्फ इतना पोर्शन रब किया विद अ सुटेबल मटेरियल। अच्छा, जब रब किया तो मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, क्योंकि मेटल ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब लूज करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज जितना रीजन में आपने रबिंग की है उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि मेटल अलाउ द चार्ज टू फ्लो। तो वो जब अलाउ द चार्ज टू फ्लो, तो वो जो चार्ज है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करके आपके हाथ में आएगा, क्योंकि आपने देखो रॉड को पकड़ा हुआ है, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, और फिर आप उसको रब कर रहे हो। तो जब आप उसको रब कर रहे हो तो वो चार्ज जितने रीजन में रब कर रहे हो वहां पे आने के बाद आगे फ्लो करके कहाँ आएगा, आपके हैंड पे। और जो हमारी बॉडी है दैट इज अ गुड कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हैंड से चार्ज बॉडी में आएगा, एंड अर्थ इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, तो वो बॉडी से अर्थ में चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपने एक मेटल को पकड़ा हुआ है, आप रबिंग करोगे, चार्ज आएगा, चार्ज आपके हाथों में जाएगा, हाथों से बॉडी में जाएगा, बॉडी से अर्थ में जाएगा, और आपको वो चार्ज नजर नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज तो मेटल से निकल के बॉडी में चला गया, चार्ज मेटल से निकल के कहाँ चला गया, बॉडी में, बॉडी से कहाँ चला गया, अर्थ में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर आप चाहते हो कि इसको चार्ज करना है तो आपको ये फ्लो ऑफ चार्ज रोकना पड़ेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज रोकने के लिए आप क्या करोगे, आप ये वाला मैकेनिज्म करोगे, ये वाला मैकेनिज्म करोगे। और ये मैकेनिज्म क्या है, आप मेटल रॉड के आगे ये एक इंसुलेटिंग हैंडल लगाओगे, और आपका जो हैंड होगा, हैंड वो इस इंसुलेटिंग हैंडल को पकड़ेगा। जब आप इतने से रीजन में रबिंग करोगे तो रबिंग करके आपका चार्ज सिर्फ इतने तक फ्लो करेगा, ये वाले रीजन तक फ्लो करेगा, इसके आगे वो फ्लो नहीं करेगा। अब जब वो फ्लो नहीं करेगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि इतने रीजन में आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मेटल में हमने पहले भी कहा था चार्ज हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पर अब वो आपके हाथ में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आपके हाथ जो है वो इंसुलेटिंग बॉडी को टच कर रहे हैं, और इंसुलेटिंग बॉडी में वो चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि जब भी मेटल रॉड को फ्रिक्शन के हेल्प से चार्ज कर रहे हो तो वहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड होना जरूरी है, या एक इंसुलेटिंग हैंडल होना जरूरी है। नहीं होगा तो वो चार्ज फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। और जो अर्थ होती है इट इज़ अ गुड कंडक्टर, और हम इन जनरल अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको इन जनरल हम जीरो मानते हैं। वी कंसिडर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ है 0 वोल्ट। एंड लास्ट क्लास में हमने एक बात कही थी कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमने एक बात कही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और फिर हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे। और हाई पोटेंशियल वाली साइड जो होती है, जो हाई पोटेंशियल साइड होती है वो जनरली पॉजिटिव बॉडीज आर जनरली एट हाई पोटेंशियल, एंड नेगेटिव बॉडीज आर एट लो पोटेंशियल। नेगेटिव बॉडीज लो पोटेंशियल पे होती हैं और पॉजिटिव बॉडीज हाई पोटेंशियल पे होती हैं। ये जो पोटेंशियल है इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाते जाते, जैसे जैसे हम चैप्टर प्रोसीड करेगा तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी कितनी इलेक्ट्रीफाइड है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और यहाँ पे हाई पोटेंशियल बॉडीज पॉजिटिव होंगी, लो पोटेंशियल बॉडीज नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल से
हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और अर्थ के पोटेंशियल को हम क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। अब यहाँ पे जब हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं, सपोज हमारे पास ये कॉम्ब है और हमारे जो हेयर है वो ड्राई है, तो वी कॉम्ब आर ड्राई हेयर। तो हम ड्राई हेयर को जब कॉम्ब करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, क्योंकि हेयर ड्राई है, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होने से क्या होता है कि ड्राई हेयर में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कॉम्ब में जाते हैं। और जब ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कॉम्ब में जाते हैं तो ड्राई हेयर के ऊपर जो चार्ज जनरेट हो जाता है वो पॉजिटिव, और कॉम्ब के ऊपर जो चार्ज जनरेट होता है वो नेगेटिव। तो ये जो आपके पास गिवन ड्राई हेयर है, अगर आप उसको कभी नोटिस करोगे, जैसे आप बाल आपके ड्राई हैं और आप कंघी मारते हो, तो आप कभी भी नोटिस करो बाल खड़े हो जाते हैं। तो वो बाल क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हेयर के हर एक एक स्ट्रैंड पे, मतलब एक एक हेयर बहुत थिन है, तो हर हेयर के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो वो जो बाल हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो हेयर के जो स्ट्रैंड्स हैं वो दूर होने के कारण बाल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वो आपके पार जाने से बाल खड़े खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गिल्ला करके अपने बालों में कॉम्ब करोगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो बाल बैठे बैठे रहेंगे। लेकिन ड्राई हेयर में जब कंघी मारोगे तो बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये भी फ्रिक्शन की एग्जांपल है। अब इसमें एक और चीज़ है जो हम डेली लाइफ में नोटिस करते हैं, वो ये है कि मैंने कॉम्ब ड्राई हेयर को कॉम्ब किया। अब वो जो ड्राई हेयर को कॉम्ब करने के बाद जो कॉम्ब है उसको मैं लेके आया क्लोजर टू वेरी स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। पेपर के छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आया। तो जब मैं ये जो मैंने ड्राई हेयर को कॉम्ब की है, वो कॉम्ब मैं जब पेपर के छोटे छोटे बिट्स के पास लेके आऊँगा, पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आऊँगा, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि ये जो पेपर है वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा। वी विल सी दैट द पेपर विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कॉम्ब। अब देखो ये जो पेपर है इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये कॉम्ब की तरफ क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो हो रहा है दिस इज ड्यू टू इंडक्शन। ये जो चीज़ हो रही है किसके कारण हो रही है? इंडक्शन। तो अब हम ये जो इंडक्शन फिनोमेना है इसको अब डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज योर इंडक्शन। तो हम इंडक्शन को पढ़ेंगे, ये इंडक्शन क्या होती है। तो वील बी डिस्कसिंग योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज आई हैव अ कंडक्टर and this conductor is let us say neutral। और ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को हमने प्लेस किया ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। वी प्लेस द कंडक्टर ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये जो कंडक्टर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे अभी रखा है ये अभी न्यूट्रल है। नाउ व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर दिस कंडक्टर। तो मैं एक प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के पास ले आया। अब ये ध्यान से देखो, ये मैं पास लेके आया, मैंने इसको टच नहीं किया, तो देयर इज अ गैप। ये देखो यहाँ पे ये गैप है। आई डोंट टच इट टू द कंडक्टर, कंडक्टर को मैंने टच नहीं किया। अब व्हेन यू ब्रिंग अ चार्ज ऑन अ बॉडी विदाउट टचिंग इट दैट इज नोन एज इंडक्शन। किसी बॉडी पे चार्ज लेके आना बिना उसको टच किए, दैट इज नोन एज इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये गिवन पॉजिटिव रॉड यहाँ पे लेके आओगे तो पॉजिटिव रॉड जो है वो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो फ्री थे, क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे लेफ्ट साइड चले गए। और जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो यहाँ पे जो आप चार्ज ऑब्जर्व करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या नोटिस करोगे कि जिधर को आपने रॉड रखी है
उधर ऑपोजिट चार्ज, रॉड के ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्ज रॉड के ऑपोजिट आया, ये वाला चार्ज, ये जो चार्ज रॉड के ऑपोजिट आया, दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज, एज इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज वो है जो इस गिवन रॉड के कारण आया। अब अगर ये रॉड लेटर से नेगेटिव हो, ये रॉड देखो, ये रॉड नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो जितने भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल होंगे, रिपेल होने से वो कहाँ आ जाएंगे, ऑपोजिट। और जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चल जाएंगे तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव है या इंड्यूस चार्ज नेगेटिव है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी कौन सी लेके आए हो। तो इंड्यूस चार्ज विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द चार्ज विच यू आर ब्रिंगिंग नियर द बॉडी। अगर आप ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज लेके आओगे, अगर आप ये नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो जो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ये पॉजिटिव होगा। और अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट से पॉजिटिव चार्ज लेके आए, ये यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इसके ऑपोजिट साइड पे आप क्या नोटिस करोगे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी, तो ये जगह पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो आपका यहाँ पे इंड्यूस चार्ज है वो नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये जो इंड्यूस चार्ज होता है, दिस इज अ बाउंड, दिस इज अ बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज का मतलब ये जो इंड्यूस चार्ज है ये मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि ये वाला चार्ज उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इंड्यूस चार्ज का मतलब वो चार्ज जो ये बॉडी ने डेवलप करवाया ऑन द सरफेस। तो ये जो इंड्यूस चार्ज है हमेशा बाउंड होगा। बाउंड का मतलब ये कभी भी मूव नहीं कर पाएगा, इसकी जो गिवन पोजीशन होगी वो हमेशा इसके क्लोज होगी। और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, ये वाला, दिस इज योर फ्री चार्ज। ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज वो चार्ज होगा जो कि ऑपोजिट एंड पे है, फ्री चार्ज होगा जो आपके ऑपोजिट एंड पे है। और ये जो आपका इंड्यूस चार्ज है, लेट अस से अगर मैं इंड्यूस चार्ज को क्यू डैश लेता हूँ, लेट अस से मैंने माना कि जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, क्यू डैश। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस चार्ज होगा उसकी जो वैल्यू होगी, इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी, दैट विल बी माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय कैपिटल K, where what is capital K? Capital K is the dielectric constant. It is the dielectric constant of your given conductor which is undergoing induction. ये जो आपका given conductor जो induction undergo कर रहा है उसकी dielectric constant. It is the dielectric constant of the material of the substance. और यहाँ पे देखो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि ये जो आप देखो चार्ज लेके आए हो, ये देखो ये आप चार्ज लेके आए हो Q, तो ये जो आप चार्ज Q लेके आए हो, इंड्यूस चार्ज हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। माइनस साइन का मतलब कि यहाँ पे जो आप चार्ज इंड्यूस देखोगे, यहाँ पे जो आप चार्ज इंड्यूस देखोगे वो हमेशा यहाँ जो चार्ज लेके आए हो उसके ऑपोजिट नेचर का होगा। और उसकी जो वैल्यू होगी वो ये Q डैश, तो ये उसकी वैल्यू होगी, ये उसकी वैल्यू होगी। अब फॉर कंडक्टर्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है दैट फॉर कंडक्टर्स और लेट अस से योर मेटल्स, योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इन्फिनिटी। कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा। और यहाँ पे देखो अगर ये जो आपका गिवन K है वो इन्फिनिटी है तो 1 बाय K क्या होगा, 0। 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। तो अगर ये वैल्यू 0 होगी, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो आपके पास जो Q डैश आएगा, इंड्यूस चार्ज आएगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज जो आप बॉडी के क्लोज लेके आ रहे हो वो होगा।
तो कंडक्टर्स के केस में ये जो इंड्यूस चार्ज होगा इसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी. In case of conductors, the induced charge is equal and opposite to the charge which is brought near the body. मतलब कंडक्टर्स के केस में जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज brought क्लोजर टू बॉडी. तो जो आप बॉडी के क्लोजर चार्ज लेके आए हो उसके इक्वलेंट ऑपोजिट होगा. किसके केस में? कंडक्टर्स के केस में. लेकिन अगर ये बॉडी आपकी नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, तो फॉर नॉन कंडक्टिंग बॉडीज योर K इज ग्रेटर देन 1. नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए जो K होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हमने कहा था कि K की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 है. कैपिटल K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 है. उसके अलावा बाकी जितने भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम उसके लिए ग्रेटर देन 1 है. तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, देखो ये वाली जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ये जो भी आंसर आएगा ये 1 में माइनस होगा. जब ये 1 में माइनस होगा तो ये सारा आंसर 1 से कम होगा, और अगर ये 1 से कम होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो Q डैश का अमाउंट होगा, दैट विल बी लेस देन द अमाउंट ऑफ Q. तो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज की अगर हम बात करें, अगर हम नॉन कंडक्टिंग बॉडीज की बात करें, तो उसमें ये जो चार्ज इंड्यूस होता है वो ऑपोजिट तो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो जो चार्ज लेके आए हो क्लोज उससे कम होगी. तो ये बात अब याद रखनी है कि चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड बोथ ऑन कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर्स. चार्ज कंडक्टर में भी इंड्यूस होगा, चार्ज इंसुलेटर में भी इंड्यूस होगा, लेकिन कंडक्टर में इक्वल एंड ऑपोजिट होगा और इंसुलेटर में ऑपोजिट तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा. और एक और बात याद रखनी है कि ये जब सब कुछ हो रहा है तो ये बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बस ये है कि बॉडी के एक फेस पे नेगेटिव हो गया, बॉडी के दूसरे फेस पे पॉजिटिव हो गया, पर टोटल चार्ज अभी भी बॉडी का 0 है, क्योंकि एक साइड पे जितना नेगेटिव है उतना ही दूसरे साइड पे पॉजिटिव है. तो बॉडी का अभी भी जो टोटल चार्ज है वो क्या है? वो 0 है. बॉडी अभी भी क्या है? बॉडी अभी भी न्यूट्रल है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं इन केस ऑफ इंडक्शन. तो देखो ये इंडक्शन का कंसेप्ट समझ में आया. Now we'll study that how to charge a body by induction. अब हम देखेंगे कि एक बॉडी को इंडक्शन से हम कैसे चार्ज करेंगे. How to charge a body by induction. अब देखो यहाँ पे लेट अस से मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है. अब ये 3 अलग अलग फिगर्स हैं, मैं फिगर 1 देख रहा हूँ. न्यूट्रल कंडक्टर है और इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास मैं एक लेटिस से पॉजिटिव चार्ज ले आया. और जब मैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज ले आया तो ये क्या करेगा? इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू सेम है. ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है. और ये नीचे आपके पास इंसुलेटिंग स्टैंड है. क्यों इंसुलेटिंग स्टैंड है? अभी आपको पीछे समझाया था कि अगर इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं होगा तो चार्ज अर्थ में चला जाएगा. तो इंसुलेटिंग स्टैंड जो है वो कंडक्टर के चार्ज को अर्थ में जाने से रोक रहा है. अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि कीपिंग दिस रॉड क्लोजर, ये रॉड को क्लोजर रखते हुए, कीपिंग दिस रॉड क्लोजर, we will connect this other side to the ground. We'll do the earthing of this body. हम इस बॉडी की अर्थिंग करेंगे. तो ये जो यहाँ पे हमने ये सिंबल बनाया है, दिस सिंबल मीन्स अर्थिंग.
तो जब भी आप ऐसे बनाओगे, जब भी आप ये चीज बनाओगे, इसका मतलब आपने क्या किया है, अर्थिंग की है। और अर्थिंग का मतलब है कि आपने विद द हेल्प ऑफ अ मेटल वायर, ये मेटल वायर है, मेटल वायर के हेल्प से, अर्थिंग का मतलब आपने मेटल वायर के हेल्प से, ये देखो, कंडक्टर को अर्थ के साथ जोड़ दिया। मेटल वायर के हेल्प से आपने कंडक्टर को किसके साथ जोड़ दिया, अर्थ के साथ। तो इंसुलेटिंग स्टैंड तो अभी भी है, पर इंसुलेटिंग स्टैंड जो है वो क्या कर रहा है, चार्ज को ऐसे नीचे जाने से रोक रहा है। लेकिन जब आपने ये वायर लगा दी तो चार्ज अब इस वायर के थ्रू अर्थ में जा रहा है। अगर आप ये वायर हटा दोगे तो चार्ज नहीं जाएगा। तो अर्थिंग का मतलब है कि ये जो आपने यहाँ पे, ये जो चीज यहाँ पे की हुई है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अर्थिंग। ये आपकी अर्थिंग है। अच्छा, जब आप अर्थिंग करोगे तो ये जो आपका चार्ज है, ये आपका इंड्यूस्ड, ये आपका इंड्यूस्ड चार्ज है। तो जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज है वो बाउंड चार्ज है। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो बाउंड चार्ज है, वो तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि इंड्यूस्ड चार्ज, बाउंड चार्ज जो है वो रिस्ट्रिक्ट, उसकी मोशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है उसको रोक रहा है मूव करने से, तो वहीं रहेगा। लेकिन ये वाला जो आपको चार्ज नजर आ रहा है, ये वाला, ये फ्री है, ये मूव कर सकता है। और अब उसको देखो रास्ता मिल गया, ये देखो अब उसको क्या मिल गया, ये वायर, रास्ता मिल गया, क्योंकि चार्ज विल ऑलवेज फ्लो इन अ कंडक्टर, और ये मेटल वायर एक कंडक्टर है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन द अर्थ। ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाएगा? क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस गिवन बॉडी में जाएंगे। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जिधर को पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिट जाते हैं। तो ये जो आपका साइड है ये हाई पोटेंशियल है, क्योंकि हमने क्या कहा था, पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल, और अर्थ को हम जीरो पोटेंशियल मानते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई टू जीरो पोटेंशियल, या इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे या पॉजिटिव नीचे आएगा, मतलब एक ही है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे तो ये पॉजिटिव और ये न्यूट्रल हो गया। तो आपके पास ये वाली जो जगह है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। तो ये याद रखना है कि जो इंड्यूस चार्ज है उसने मूव नहीं करना, क्योंकि वो बाउंड है। पर जो दूसरा चार्ज है वो फ्री टू मूव है, तो वो मूव करके ग्राउंड में चला गया, अर्थ में चला गया। अब जब वो चार्ज अर्थ में चला गया तो अब आप इस बॉडी को ध्यान से देखो, इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल रिमूव द अर्थिंग। तो पहले हम अर्थिंग रिमूव करेंगे, पहले हम रिमूव करेंगे अर्थिंग। सो रिमूव अर्थिंग, तो पहले अर्थिंग रिमूव करनी है। तो जब आप अर्थिंग रिमूव करोगे तो ये आपके पास ऐसे रह जाएगा। और अर्थिंग रिमूव करने के बाद नेक्स्ट, रिमूव द रॉड, टेक द रॉड अवे। तो सेकंड, टेक रॉड अवे, टेक रॉड अवे। जब आप रॉड अवे ले जाओगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव सारे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो नेगेटिव है ये इस पूरी बॉडी के पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपकी बॉडी जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये पूरे इसके इंटायर सरफेस पे आ जाएगा। तो ये आपका बॉडी पूरी नेगेटिव होगी। तो आपने देखो पॉजिटिव रॉड, ये पॉजिटिव रॉड लेके आए, और उस पॉजिटिव रॉड के हेल्प से आपने बॉडी को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज। पर ये याद रखना है कि पहले अर्थिंग हटानी है। देखो अगर मैं ध्यान से देखो, ये अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग की हुई है, और ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी फिर क्या करेगा, अर्थ में चल जाएगा। क्यों अर्थ में चल जाएगा? क्योंकि हमने पीछे कहा है कि अर्थ जब भी मौका मिलेगा चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ। तो पहले अर्थिंग हटानी है, फिर उसके बाद वो जो रॉड है उसको पीछे लेके जाना है, क्योंकि जब तक रॉड है तब तक वो इंड्यूस चार्ज मूव नहीं करेगा। पर अगर रॉड हटा दिया तो फिर इंड्यूस चार्ज कैन मूव, और अगर अभी भी अर्थिंग होगी तो इट विल गो इनटू द अर्थ। तो ये अब आपने मेथड ऑफ चार्जिंग याद रखना। तो देखो ये हमने कैसे चार्ज किया, ये समझ में आ गया। अब देखो एक और तरीके से हम दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। लेट अस से आई हैव टू कंडक्टर्स ए एंड बी। तो ये जो ए और बी हैं, दीज आर योर कंडक्टर्स। ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, और ये जो दो कंडक्टर्स ए और बी हैं, राइट नाउ दे आर न्यूट्रल। अभी ये न्यूट्रल है।
नाउ व्हाट आई डू इज आई ब्रिंग पॉजिटिव रॉड नियर ए। मैं ए के पास ये पॉजिटिव रॉड ले आया, और जब मैं ए के पास पॉजिटिव रॉड लेके आऊंगा तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अभी ए और बी टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जब टच कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो बी के इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव की तरफ आ गए। जब बी के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ आए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ चला गया, और ये आपका बाउंड चार्ज हो गया, ये आपका बाउंड चार्ज हो गया या इंड्यूस चार्ज हो गया, और ये आपका जो सा ये कौन सा चार्ज हो गया, फ्री चार्ज। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी जो हैं, यहाँ पे अगर मैं राइट नाउ ये रॉड को यहाँ से हटा दूं, ये रॉड को हटा दूं, तो नेगेटिव पॉजिटिव फिर मिल जाएंगे। देखो रॉड को हटा दूं, ये देखो अगर मैं ये रॉड को हटा दूं तो नेगेटिव पॉजिटिव फिर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो ये तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, रॉड को रखते हुए, कीपिंग द रॉड, मैंने रॉड को रखते हुए ये जो गिवन बी है इसको थोड़ा सा दूर कर दिया। हाजी समझे, अगर मैं रॉड हटा देता तो ए और बी का चार्ज फिर मिल जाना था, पर मैंने रॉड को यहाँ रखते हुए ए और बी को क्या कर दिया, सेपरेट। अब जब मैंने देखो ये सेपरेट किया, तो सेपरेट करने के बाद अगर अब मैं ये रॉड हटाऊं, देखो अगर अब मैं ये रॉड हटाऊं तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अगर अब रॉड हटाऊं, देखो अभी रॉड है तो ये ऐसे हैं, लेकिन अगर मैं रॉड हटा दूं तो आप क्या नोटिस करोगे कि रॉड हटाने पे जो यहाँ पे नेगेटिव है और जो यहाँ पे पॉजिटिव है, जो ऑपोजिट एंड्स पे थे, वो एक दूसरे को क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऐसे एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ये कब होगा, जब आप रॉड को हटा दोगे, और ये जो ए है और बी है इसमें ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। अगर टच करोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, टच करोगे तो आपने थोड़ा दूर कर दिया, तो ये क्लोज आना चाहते हैं। और अगर मैं इन दोनों को बहुत दूर ले जाऊं, इफ आई टेक दिस ए एंड बी फार अपार्ट, अगर मैं इनको फार अपार्ट ले जाऊं, अगर मैं इनको एक बहुत दूर ले जाऊं, तो फिर मैं क्या नोटिस करूंगा कि यहाँ पे जो मेरा नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे जो मेरा पॉजिटिव चार्ज था, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत दूर हैं एक दूसरे से, और बहुत दूर हैं तो अब इनका आपस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव है ये पूरी बॉडी पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव है ये पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो बॉडी है एक पॉजिटिव चार्ज होगी और एक नेगेटिव चार्ज होगी। तो इनिशियली दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, पर इंडक्शन के हेल्प से आपने एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव कर दिया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं, तो आपने ध्यान रखना है। आपको वो जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन आने हैं उसमें देखो एग्जामिनर ने कहना है कि जब रॉड है तो बताओ गिवन ए और बी स्फीयर के कौन से फेसेस पे चार्ज होगा। तो ए स्फीयर के लेफ्ट साइड और बी स्फीयर के राइट साइड पे चार्ज होगा। फिर वो आपको कहेगा कि अगर मैं रॉड हटा दूं तो फिर चार्ज कहाँ होगा। तो अगर मैं रॉड हटा दूं तो फिर ए स्फीयर के राइट साइड और बी स्फीयर के लेफ्ट साइड पे चार्ज होगा। और अगर मैं इन दोनों को बहुत दूर ले जाऊं, अगर मैं इनको फार अपार्ट ले जाऊं, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो चार्ज है वो दोनों में इक्वली ऑन द इंटायर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं, और ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस भी आने हैं। अच्छा अभी देखो पीछे हमने कॉम वाला क्वेश्चन किया था। हमने कहा था कि जब मैं कॉम को ड्राई हेयर में कॉम करूंगा तो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसको अगर मैं बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके गया, तो ये बिट्स ऑफ पेपर के पास अगर आप इस कॉम को लेके जाओगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जब ये बिट्स ऑफ पेपर के पास जाएगा तो पेपर का जो फेस कॉम की तरफ है उस फेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पेपर का जो फेस है जो कॉम की तरफ है उस पर इंडक्शन होगी, और इंडक्शन होगी उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ऑपोजिट साइड ऑफ द पेपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो पेपर है ये बिट्स ऑफ पेपर कॉम की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पेपर था न्यूट्रल, लेकिन जब आप कॉम को उसके पास लेके गए
तो कॉम ने उस पेपर पे इंडक्शन किया, और जो फेस कॉम की तरफ है उस पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ, और क्योंकि ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ तो जो फेस कॉम की तरफ है वो अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्ट होने के कारण वो पेपर के बिट्स जो है वो कॉम की तरफ मूव करना शुरू हो गए। हाँ जी, क्लियर है ये? अब हमारे पास इस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास ये दो बॉडीज हैं ए और बी, और ये जो ए है ये एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी को मैं बी के पास लेके आया, और जब मैं इस चार्ज बॉडी को बी के पास लेके आया तो मैंने नोटिस किया कि बी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए। अब बी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए तो इसका क्या मतलब है? तो इफ बी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए तो इसका मतलब ये हुआ कि बी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बी नेगेटिवली चार्ज है तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर बी न्यूट्रल है देन ऑल्सो इट कैन बी अट्रैक्टेड। अगर ये बी क्या है, न्यूट्रल है, तो भी इट कैन बी अट्रैक्टेड। कैसे? ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे बी में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ऑपोजिट साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये जो साइड है जो ए के क्लोज है वहाँ पे इंडक्शन के कारण ऑपोजिट चार्ज है, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और आप क्या नोटिस करोगे, इसके कारण ये बॉडी के ऊपर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जो कि बॉडी को क्लोज लेके आएगी। इसका मतलब कि अगर एक चार्ज्ड बॉडी है उसके पास एक और बॉडी है और वो अट्रैक्ट हो रही है, तो वो जो बॉडी है वो नेगेटिव भी हो सकती है या वो बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। वो बॉडी नेगेटिव भी हो सकती है और वो बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये बात अब हमने याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है और उस चार्ज बॉडी को मैं एक दूसरी बॉडी के पास लेके जाता हूँ, और पास लेके जाने पे वो बॉडी अट्रैक्ट हो रही है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। क्या दो मतलब हो सकते हैं? या वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है या वो बॉडी न्यूट्रल है। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ चार्ज बॉडी। का मतलब है कि न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ charged body. So if a body is being attracted towards a charged body, this means either it is oppositely charged, or it is neutral. अब देखो मेरे पास लेटर से ये जो बॉडी A है ये चार्ज्ड है, और मैं इसको B के पास लेके गया, और मैंने नोटिस किया कि जो बॉडी B है वो रिपेल होगी। तो अगर बॉडी B रिपेल होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि B भी पॉजिटिव है, और इसका मतलब एक ही मतलब है कि B भी पॉजिटिव है। एक ही मतलब है। अगर अट्रैक्ट हो तो बॉडी ऑपोजिटली चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, पर अगर रिपेल हो रही है तो दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक गिवन चार्ज्ड बॉडी को आप किसी और बॉडी के पास लेके जाते हो और वो जो बॉडी है वो रिपेल हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो बॉडी है इट इज अ लाइक चार्ज। Definitely that body is a like charge. Definitely that body is a like charge. Like charge मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। So this means that if there is repulsion of a charged body with some other body, जैसे देखो ये एक बॉडी है, ये देखो ये एक बॉडी है और ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, तो मैं इसको इसके पास लेके आया और ये रिपेल होगी, बॉडी रिपेल होगी, तो इसका डेफिनेट मतलब है कि ये जो दूसरी जो बॉडी रिपेल हुई है वो भी चार्ज्ड है। तो इफ अ बॉडी गेट्स रिपेल्ड बाय अ चार्ज बॉडी, दिस मींस दैट बॉडी व्हिच इज रिपेल्ड इज आल्सो चार्ज्ड। So this means that your repulsion is the sure test of electrification. Repulsion is sure test of electrification का मतलब है कि मेरे पास let us say ये एक बॉडी है और मुझे क्वेश्चन है कि देखो ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। ये बॉडी और मेरे को क्वेश्चन आता है कि चार्ज है या नहीं है। मैं ये चार्ज बॉडी, ये दूसरी बॉडी चार्ज है, इसके पास लेके आया, अट्रैक्शन हुई, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये चार्ज है, क्योंकि अट्रैक्शन होने पे अट्रैक्शन तब भी हो सकती है कि ये ऑपोजिट चार्ज है और तब भी हो सकती है अगर ये न्यूट्रल है। पर अगर मैं इसको लेके आया और ये रिपल्शन होगी तो डेफिनेटली ये दूसरी बॉडी चार्ज्ड है। तो इसका मतलब कि अगर दो बॉडीज में रिपल्शन होगी
तो डेफिनेटली जो दूसरी बॉडी वो चार्ज है, अगर पहली भी चार्ज होगी तो। हाँ जी, क्लियर है ये बात? तो ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। सो ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये पता होने चाहिए। नाउ देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो जनरली पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि कैन टू बॉडीज हैविंग लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? क्या कभी लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हमारे मन में तो आएगा नो, पर क्वेश्चन है कि कैन। कैन का मतलब कि क्या कभी ऐसे हो सकता है, क्या कभी हो सकता है? तो देखो हमारे पास लेटे से दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, और बॉडी ए पॉजिटिव है और बॉडी बी भी पॉजिटिव है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। लेकिन बॉडी ए का जो चार्ज है वो बॉडी बी के चार्ज से बहुत बड़ा है। बॉडी ए का चार्ज बॉडी बी से बहुत बड़ा है, और ये दोनों पॉइंट चार्जेस नहीं है, दोनों पॉइंट चार्जेस नहीं है, दोनों बॉडीज हैं, बॉडीज हैं और कंडक्टिंग बॉडीज हैं, कंडक्टर्स हैं। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं ये दो कंडक्टिंग बॉडीज को लूं और उन कंडक्टिंग बॉडीज में दोनों पे सेम लाइक चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, लेकिन एक बॉडी का चार्ज दूसरी के चार्ज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। एक तो होता है ना ज्यादा, यहां ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो आपकी गिवन बॉडी है Q1, ये इस बी के ऊपर इंडक्शन करेगी, और जब इंडक्शन करेगी तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। और अगर अट्रैक्ट करेगी तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव जो है ये भी इधर को चला जाएगा, और जब ये पॉजिटिव इधर चल जाएगा तो इंडक्शन के कारण ये जो पॉजिटिव है Q1 वो ये Q2 वाली बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ड्यू टू इंडक्शन Q1 विल अट्रैक्ट Q2। बट ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा। ये कब होगा, ये तब होगा जब Q1 की वैल्यू Q2 से बहुत ज्यादा होगी, वेरी लार्ज होगी, व्हेन Q1 इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू Q2। अब जैसे देखो, इसको अगर आप थोड़ा और इलेबरेट करके अगर समझना चाहो तो जैसे देखो, आपको थोड़ा सा मैं ये और इलेबरेट करके बताता हूँ। ए और बी दो बॉडीज हैं, लेटे से दोनों न्यूट्रल है। मैंने क्या किया, इसमें से 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो इस बॉडी का जो चार्ज होगा वो हो गया प्लस 10 पावर 6 ई। इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका इतना चार्ज हो गया, तो ये बॉडी पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो बॉडी है इसमें से मैंने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो फिर इसका चार्ज कितना हुआ, इसका जो चार्ज है वो हो गया 2e। अब देखो, एक है सिर्फ 2e है, वो भी पॉजिटिव है, दूसरा 10 की पावर 6 टाइम्स ऑफ ई। अब देखो बहुत फर्क है ना दोनों में। अच्छा, अब इसमें तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, पर फिर भी ये बॉडी पॉजिटिव है। अच्छा, अब आप इस बॉडी को इसके क्लोज लेके गए, तो अभी तो ये बी बॉडी में बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकाले जा सकते थे, पर आपने निकाले नहीं है, तो इसके अंदर ही है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। और ऑपोजिट साइड पे ये पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव भी इधर चल जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा ना, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, तो ये उधर चला जाएगा। और अब यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो इतना सारा नेगेटिव है, ये सारा का सारा नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और आपको ये बॉडी अट्रैक्ट करती हुई नजर आएगी, आपको ये बॉडी अट्रैक्ट करती नजर आएगी। तो इसका मतलब कि यस यस इट कैन बी पॉसिबल, कब, व्हेन वन चार्ज इज ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड देन अदर, one charge is of very large magnitude than other, then due to induction we will observe attraction between the two like charges। तो इंडक्शन के कारण दो लाइक चार्जेस में हम क्या नोटिस करेंगे, अट्रैक्शन नोटिस करेंगे।
तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। अच्छा बी पार्ट देखो, बी पार्ट है कि कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी, क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? तो वो तो हम पीछे भी करके हटे हैं कि यस यस। और कब अट्रैक्ट कर सकती है? ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन के कारण एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, सो ये तो सिंपल है। और थर्ड केस हो गया कि टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे, ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस, तो दोनों का मास सेम है, आर टेकन, वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज Q एंड अनदर गिवन इक्वल नेगेटिव चार्ज। एक को Q पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरे को Q उतना ही Q नेगेटिव चार्ज दे दिया। देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट, चार्जिंग के बाद उनके मासेस डिफरेंट है, पहले सेम थे। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट में कमेंट करना। लेट से मेरे पास दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज का इनिशियली मास सेम है, दोनों बॉडीज इनिशियली न्यूट्रल हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक को पॉजिटिव करना है, तो जिसको पॉजिटिव करना है उसमें से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो वो पॉजिटिव हो गया। जिसको मैंने नेगेटिव करना उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो वो नेगेटिव हो गया। अगर मैंने लेटर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो जो पहली बॉडी है उसका चार्ज कितना हो गया, प्लस NE। दूसरी बॉडी का जो चार्ज है वो कितना हो गया, माइनस NE। तो इसका मतलब जो आपकी पहली बॉडी है और जो दूसरी बॉडी है, दोनों के ऊपर जो चार्ज का अमाउंट है, अमाउंट वो क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, बस एक का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे का नेगेटिव चार्ज है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो me है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो me है, me का मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो देखो A में से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो A का जो अब मास बनेगा, A का जो अब न्यू मास बनेगा, वो जो पहले मास था उसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इतना मास कम हो गया। कितना मास, ये देखो ये वाला मास कम हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो me मास कम हो गया, n इलेक्ट्रॉन निकले तो n टाइम्स ऑफ me मास कम हो गया। और अगर मैं B की बात करूं, इसका मास पहले m था, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो ये जो NMe अमाउंट है वो ऐड हो गया। एक इलेक्ट्रॉन गया तो me प्लस हो गया, अगर n इलेक्ट्रॉन गए तो ये प्लस हो गए। तो अगर आप अब नोटिस करो तो आप क्या देख रहे हो कि A का जो अब न्यू मास है वो B के न्यू मास से अब क्या हो गया, कम हो गया। तो नेगेटिव बॉडी का मास पॉजिटिव बॉडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गया, क्योंकि नेगेटिव बॉडी में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेगेटिव बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो नेगेटिव बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव बॉडी का मास पॉजिटिव बॉडी के कंपैरेटिवली बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव बॉडी में से मास कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। हाँ, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये जो आपका वैल्यू है दिस इज वेरी स्मॉल, ये जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकली ये बहुत कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखो ये एक का मास कितना कम है, तो बहुत कम, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो अगर इतना कम मास है तो उसमें अगर n मल्टीप्लाई करोगे तो वो अभी कम ही है। तो अगर न्यूमेरिकली बात करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंसेप्चुअली अगर बात करें तो कंसेप्चुअली पॉजिटिव बॉडी का मास कम हो गया और नेगेटिव बॉडी का मास ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव बॉडी का मास कम हो गया और नेगेटिव बॉडी का मास ज़्यादा हो गया, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो यस, मास का फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव का कम होगा और नेगेटिव का ज़्यादा होगा। Now we have one more very important question here. Two identical conducting spheres, one having plus q charge and other initially uncharged. तो एक का प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, आर ब्रॉट इनटू कंटेक्ट, तो आपने उनको आपस में टच कर दिया, ब्रॉट इनटू कंटेक्ट। व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन ईच अदर? तो दोनों के ऊपर न्यू चार्ज कितना होगा? तो मेरे पास देखो एक बॉडी है ये A, दूसरी बॉडी है B। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो A बॉडी है इसका चार्ज है Q और ये जो B बॉडी है ये क्या है, न्यूट्रल, पर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं।
और अगर मैं ये जो बी बॉडी है इसको ला के मैं ए बॉडी के साथ टच कर दूं तो क्या होगा? तो हमें पता है क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आइडेंटिकल है तो पोटेंशियल कब सेम होंगे? जब चार्ज सेम होगा। तो इसका मतलब दोनों बॉडीज पे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो सेम हो जाएगा। तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? Q/2। और ये वाली बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q/2। सो बोथ बॉडीज विल हैव सेम चार्ज। हाउ मच? Q/2। दोनों बॉडीज पे Q/2 चार्ज आ जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि व्हाइल द स्फीयर्स आर इन कांटेक्ट, अब ये टच ही कर रहे हैं, अ पॉजिटिव चार्ज रॉड इज मूव्ड क्लोजर टू वन स्फीयर। तो एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को एक स्फीयर के मैं पास ले आया, कॉजिंग अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द टू स्फीयर्स। इससे क्या हुआ कि दोनों स्फीयर्स के ऊपर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। So the charge on the sphere closest to the rod has minus q charge। तो वो जो रॉड के पास वाला स्फीयर है, रॉड के पास वाला स्फीयर है, उस पर कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द अदर स्फीयर? अदर स्फीयर पे बताओ कितना चार्ज होगा। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन है कि ये ए और बी जो हमारे ये स्फीयर्स हैं, इनमें से मैं ए वाले स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज ले आया। उस पॉजिटिव चार्ज के लाने से मैंने क्या नोटिस किया कि जो ए वाली साइड है उस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया। तो क्वेश्चन है कि बी वाले साइड पे बताओ कितना चार्ज होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन द बी स्फीयर? हाँ जी बताओ कितना चार्ज होगा। ये जो बी वाले स्फीयर है यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या बनेगी? अब हमारे मन में आएगा कि अगर ये माइनस क्यू है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? प्लस क्यू। पर आप ये बात नोटिस करो कि हमने क्या कहा था कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आप यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो, ये जो बॉडी है इसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया। मतलब ये जो रॉड आप लेके आए, तो रॉड लेके आने के बाद ये बॉडी ना ग्राउंड को टच कर रही, किसी चीज़ को टच नहीं कर रही। तो ये जो बॉडी है इसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। तो जब आप ये रॉड देखो, आप रॉड इसके पास ले आए हो पर रॉड इसको टच नहीं कर रहे, तो अभी भी इसका चार्ज कितना होना चाहिए? इसका चार्ज अभी भी कैपिटल क्यू होना चाहिए। और अगर अभी भी कैपिटल क्यू होना चाहिए तो आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर ये माइनस क्यू है तो यहाँ पर जो आपका प्लस आना चाहिए, जो भी प्लस आना चाहिए वो इतना आना चाहिए कि ऐड करने के बाद आंसर शुड बी क्यू। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड then the total charge will always remain conserved। आइसोलेटेड का मतलब कि ये जो बॉडी है इसका चार्ज तो कहीं जा ही नहीं रहा, ए और बी इकट्ठे जुड़े हुए हैं और उनका चार्ज कहीं नहीं जाना, बस सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होना है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब किसी एक जगह पे ज़्यादा हो जाएगा, किसी एक जगह पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कितनी होगी? +2q। वो +2q इसलिए होगी क्योंकि ऐड करके आंसर क्यू बनना चाहिए, उतना ही बनना चाहिए जितना टोटल रॉड लाने से पहले था। तो रॉड लाने से पहले टोटल क्यू था, तो रॉड लाने के बाद भी क्यू रहना चाहिए। अगर एक साइड पे माइनस क्यू हो गया तो फिर दूसरे साइड पे कितना होगा? +2q। सो इसका मतलब जो आपका दूसरा साइड है वहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी +2। हाँ जी क्लियर है ये?